तो अभी तक प्रीवियस वीडियो हमने में ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी सिर्फ एक सीट है लोकसभा में, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी 2 सीट्स हैं। तो इसका एक निमोनिक है जी मामे एट, जिसमें कि जी स्टैंड्स फॉर गोवा, मा स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, नॉट महाराष्ट्र, जी मामे। सो जी इज़ गोवा की 2 सीट्स हैं, मणिपुर की 2 सीट्स हैं, मेघालय की 2 सीट्स हैं, अरुणाचल और त्रिपुरा की भी दो सीट्स हैं, ठीक है। तो जी मामे एट ये निमोनिक आप याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे देख लो, पूरा याद कर लो, गोवा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और त्रिपुरा ये ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 सीट्स हैं लोकसभा में। देन लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया तो वो लद्दाख है। एरिया वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया लद्दाख है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन गाज़ियाबाद है। एंड अलाउड एक्सपेंडिचर लिमिट्स की अगर बात करें तो स्मॉलर स्टेट्स के लिए ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब करना अलाउड होता है। तो स्मॉलर स्टेट्स को रेज फ्रॉम 20 लाख से 28 लाख कर दिया है बढ़ा के, और बाकी अदर स्टेट्स के लिए 40 लाख कर दिया गया है अभी। तो अभी आज की डेट में स्मॉलर स्टेट्स के लिए 28 लाख है, स्मॉलर स्टेट के लिए 28 लाख है, और अदर स्टेट्स के लिए 40 लाख है। नाउ टू शॉर्ट ड्यूरेशन लोकसभा ड्यू टू डिसोल्यूशन। अब देखो एक हमने ऐसा सेशन देखा था, दैट वाज द 5th लोकसभा सेशन, जिसमें कि 6 ईयर तक टेन्योर चला था, 1971 से 1977 तक। अब हम देखने जा रहे हैं 2 ऐसे ड्यूरेशंस ऑफ लोकसभा जो काफ़ी छोटे थे, और छोटे क्यों रह गए, बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन बाय द वे। सो एक आप 9th लोकसभा देखो, दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर 1989 टू मार्च 1991। सो ये आप एक याद रखो। और दूसरा आप 12th लोकसभा देखो, ये आपका 12th लोकसभा है मार्च 1998 से अप्रैल 1999। सो मार्च 1998 से अप्रैल 1999, तो एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट हो गया ना, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट हो गया। अब हम इसकी एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो 2 शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ लोकसभा रही हैं, एक तो 9th लोकसभा है और एक 12th लोकसभा है। नौ जो 9th लोकसभा है दैट इज़ दिसंबर 1989 से 1991 के कौन से महीने तक है, मार्च तक है, ठीक है। सो दिसंबर 1989 से मार्च 1991, और ये दूसरा वाला जो शॉर्टेस्ट है दैट इज़ 12th मार्च 1998 से अप्रैल 1999 का, मार्च 1998 टू अप्रैल 1999। तो ये आपके 2 शॉर्टेस्ट टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिसंबर 1989 से मार्च 1991 दैट वाज द 9th लोकसभा, एंड द 12th लोकसभा फ्रॉम मार्च 1998 टू अप्रैल 1999। तो ये 2 लोकसभा के जो हमारे सेशंस हैं वो अभी तक के शॉर्टेस्ट लोकसभा सेशंस हैं, ठीक है जी। ओके, फिर अभी ये रॉबकॉब है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूल नंबर 184 है। ये इसमें लिखा है कि आफ्टर डिस्कशन ऑन अ मैटर वोटिंग शैल टेक प्लेस इफ़ रूलिंग पार्टी गेट्स लेस वोट्स इन इट्स फेवर देन इट में लूज द रूलिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। देन आर्टिकल 75 की अगर बात करें, सो इफ़ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस देन ही कैन नॉमिनेट अनदर मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ दैट हाउस। फॉर एग्जाम्पल द 14th लोकसभा Manmohan appointed Pranab in the Rajya Sabha as leader of Lok Sabha. Traditionally, the speaker's post goes to the majority and the deputy speaker goes to the opposition. However, there is no such provision in the constitution. ठीक है। तो जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, if prime minister is not a member of the lower house, then he can nominate another minister as the leader of that house. For example, अब देखो, यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू द लोकसभा, बट जस्ट इन केस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री बिलोंग्स टू द राज्यसभा, देन ही कैन एक्चुअली अपॉइंट और नॉट अपॉइंट, he can actually nominate another minister from the same ruling political party as the leader of the other house in which the prime minister should have been actually in the first place. So, ठीक है। For example, the 14th Lok Sabha
In the 14th Lok Sabha, Manmohan Singh was appointed. Manmohan Singh was a member of the Rajya Sabha, but he appointed Pranab as the leader of the Lok Sabha. ठीक है, मतलब दोनों ही सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, आपका एक लीडर होना चाहिए, लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. तो यूजुअली ऐसा होता है कि जिस सदन में प्राइम मिनिस्टर होता है तो उस सदन में तो प्राइम मिनिस्टर को ही लीडर समझ लिया जाता है, लेकिन तो उस सिचुएशन में द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉमिनेट अनदर मिनिस्टर फ्रॉम द सेम रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एज द लीडर ऑफ द अदर हाउस. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ. अब वो चाहे ऐसा हो कि ड्यूरिंग द 14th लोकसभा आप एग्जाम्पल उठा के देखो तो मनमोहन सिंह वॉज मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो एक तरह से लीडर ऑफ द राज्यसभा तो मनमोहन सिंह हो गए. देन हु शुड हैव बीन द लीडर ऑफ द लोकसभा, तो उस केस में मनमोहन सिंह कैन अपॉइंट या नॉमिनेट अ मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द लोकसभा. ठीक है जी. नाउ ट्रेडिशनली द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी. हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट आपका ऑपोजिशन वाला कोई ले जाता है. ठीक है जी, ये भी ठीक है. देन आर्टिकल, सो ये वाली बात जो मैंने बताई आपको, आर्टिकल 75. सो आर्टिकल 75 की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इफ़ मनमोहन सिंह इज़ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा then he will be considered the leader of the Rajya Sabha. Then in that case he can nominate another minister of the same ruling party as the leader of the Lok Sabha. So this provision is given actually in the article 75. ठीक है. उसी तरह से आर्टिकल 101 में ये लिखा है कि member of parliament loses membership if continuously absent from parliament for 60 days. तो ये भी important है. 60 दिन के लिए आप अगर absent हो गए member of parliament, आपका पद आप membership खो दोगे. So as soon as the new Lok Sabha meet, it shall choose, mark my words, choose. So as soon as the new Lok Sabha meets, it shall choose 2 members as the speaker and deputy speaker. ठीक है, it shall choose 2 members as the speaker and deputy speaker. These 2 posts do not require oaths. Posts do not require oaths. Okay. तो अभी मैंने बताया कि speaker usually goes to the majority ruling party and the deputy speaker post is taken by someone from the opposition. This is just a convention. Then the speaker can be removed by a resolution of Lok Sabha with absolute majority of the house as soon as new government is formed. ठीक है, तो speaker को कैसे हटा सकते हैं आप? absolute majority से हटा सकते हो. Then as soon as the new government is formed, the legislative section of the parliament prepares a list of the senior most Lok Sabha members. So as soon as the new government is formed, the legislative section of the parliament prepares, अब ये important है, list of senior most Lok Sabha members. This list then submitted to Minister of Parliamentary Affairs, who in turn submits a note to the President to appoint the pro tem speaker. तो उस list को Minister of Parliament Affairs को दे दिया जाता है और फिर Minister of Parliament Affairs उस लिस्ट को प्रेसिडेंट को दे देता है एंड देन प्रेसिडेंट उनमें से एक चूज़ कर लेता है एज अ प्रोटेम स्पीकर. द प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्टर्स ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स टिल रेगुलर स्पीकर इज़ चोजन. ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये सब आर्टिकल 101 में लिखा हुआ है. नाउ एक लगे हाथ हम आर्टिकल 100 भी कर लेते हैं. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट यूज इज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई. तो वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग ड्यूरिंग ऑल द मैटर्स, बट इन केस फॉर एनी मैटर अगर टाई हो जाता है ओनली देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कास्ट्स हिज कास्टिंग वोट. तो आर्टिकल 101 में क्या लिखा हुआ था? 101 में लिखा था कि एक तो ये लिखा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लूजेस हिज मेंबरशिप इफ़ ही इज़ कंटिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर 60 days और मोर. और दूसरी चीज़ ये थी कि एज सुन एज द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट इट शैल चूज़ अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर. अब वो कैसे होता है? तो जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, एक लेजिस्लेटिव सेक्शन उन न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स में से सीनियर मोस्ट मेंबर्स की लिस्ट बना देता है. फिर वो सीनियर मोस्ट मेंबर्स की लिस्ट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स को दे दिया जाता है. मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स उस लिस्ट में को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देता है एंड देन प्रेसिडेंट उस लिस्ट में से एक प्रोटेम स्पीकर चूज़ कर लेता है. देन दैट प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट्स द ओथ्स टू ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड
after the oath is conducted, the regular speaker is chosen. So only after the regular speaker is chosen, the role of pro tem speaker is over. So, and mark my word, the speaker is chosen, deputy speaker is chosen. These people are not elected, and also no oath is given to these two people. ठीक है. Then article 100 में लिखा है कि the presiding officer shall not vote. Presiding officer shall not vote in the first instance but use his casting vote. Then article 96 में लिखा है which is opposite of 100 states that the presiding officer will vote in first instance but not in case of tie in a matter related to his removal from the house. ठीक है. तो article 96 is actually ulta of article 100 because the situation there is regarding his removal. तो वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा, बट in case of his removal motion he will vote only if there is a tie. ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया. If the motion is regarding the removal of the speaker, then in that case the speaker will cast his vote during the first instance and not in the second instance in case there is a tie. But under normal circumstances, for normal motions, the presiding officer does not vote during the first instance and only casts his vote during a tie. So that was article 100 and the other one was article 96. 96 किससे जुड़ा था? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने की मोशन पे वोट करने की बात हो रही थी. देन सेकंड स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो एम अनंत सयानम अयंगर ये सेकंड स्पीकर हैं. अनंत सनम अयंगर 1956 में बने थे ये सेकंड स्पीकर, वेयर एज द फर्स्ट स्पीकर तो मवलंकर सबको पता है. तो आप सेकंड भी याद रखो. तो जो फर्स्ट स्पीकर हमारे बने थे मवलंकर, ही एक्चुअली फेस्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय JB कृपलानी विद 21 सपोर्टर्स इन 1954, बट लोकसभा रिफ्यूज्ड द मोशन. फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन बनी थी? ये मीरा कुमारी बनी थी. फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा 2009 से 14 तक मीरा कुमारी बनी थी. एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? बलराम झाकड़. तो लॉन्गेस्ट सर्विंग बने थे बलराम झाकड़. फर्स्ट वुमेन बनी थी मीरा कुमारी 2009 से 14. और वो कौन से थे लोकसभा स्पीकर जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था, हालांकि पास हो नहीं पाया था ड्यू टू लैक ऑफ वोटिंग. तो वो JB कृपलानी ने 21 वोटर्स के साथ मिलकर 21 सपोर्टर्स के साथ मिलकर 1954 में मवलंकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, बट इट कुड नॉट गेट पास्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट वोट्स. एंड देन द सेकंड लोकसभा स्पीकर हमारे 1956 में बने थे, ही वाज अनंत सनम अयंगर. राइट देन ओके, आगे देखते हैं. तो वाइल द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज PS संगमा. तो PS संगमा हमारे पहले ट्राइबल स्पीकर थे लोकसभा के. द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स डायरेक्टली अंडर द लोकसभा स्पीकर एंड एज अ टॉप लेवल सेक्रेटरी. तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट किसके अंतर्गत आता है? लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत आता है. देन 2010 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लोकसभा इलेक्शंस. जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 12,500, वाइल फॉर द असेंबली इलेक्शंस जनरल कैटेगरी इज़ 10,000, SC/ST इज़ 5,000 रुपीज़. तो बिल्कुल आधा कर दिया है. जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये है आपका लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 है और SC/ST के लिए 12,500 रुपये है. फिर एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये है और SC/ST के लिए 5,000 रुपये है. देन इसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से जानते हैं. ठीक है. देन 3 स्टेजेस ऑफ बिल. तो देखो सबसे पहले होता है लीव इज़ आस्क्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल एंड हेंस इंट्रोडक्शन इज़ डन. जब आप लीव मांग रहे हो फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, तो उसके बाद क्या काम करोगे? उसके बाद इंट्रोडक्शन करोगे. Now actually the second stage has 2 phases. The first phase is general discussion, and in the second phase clause by clause reading with reports of joint committees, and in the third phase we go for the debate, discussion and voting. तो the 3 stages of bill अगर हम बताएं, सबसे पहले आपको लीव मांगनी है to introduce a bill, और वो लीव मिल जाने के बाद उसको सिंपल इंट्रोड्यूस कर दोगे. फिर सेकंड फेज़ में क्या होगा? आप 2 फेजेस होते हैं. सेकंड फेज़ में जनरल डिस्कशन होगा फॉलोड बाय क्लॉज रीडिंग एंड द जो भी डिलिब्रेशन वगैरह कमिटीज़ के थ्रू पास करना है उस बिल को, तो वो आपका क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग फॉलोड बाय डिलिब्रेशंस या स्टडी बाय जॉइंट कमिटीज़
और फिर फाइनली थर्ड फेज़ में आपका डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग हो जाएगा. नाउ अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स इज टुवर्ड द लोक सभा एंड नॉट राज्यसभा. I know that. Whereas Rajya Sabha has exclusive powers with regard to creation of one or more all India services under 312. तो ये भी मुझे पता है. Now every member of, what is that? Every MB, अच्छा. So every money bill is a financial bill. So every money bill is a financial bill. But however each financial bill is not a money bill. तो ये चीज़ को बिल्कुल रट डालो कि every money bill is a financial bill, but every financial bill is not a money bill. Both can be introduced only in Lok Sabha and with prior precedent's recommendation. Rajya Sabha can at max detain a money bill for 14 days, and joint sitting can be called only on finance bill and not on money or constitutional amendment bill. तो joint sitting किस में बुला सकते हो आप? सिर्फ finance bill में बुला सकते हो, not on money bill or constitutional amendment bill. Then in the 17th Lok Sabha there were 78 women with over 14% of the members. तो अभी तो लोकसभा बन गई है, तो अब लेटेस्ट फिगर आप देख लेना, ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब ये मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने देखा था कुछ स्टेट्स के कितना रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, सच एज महाराष्ट्र का 48 है, और उत्तर प्रदेश का 80 है, और गुजरात का 26 है, आंध्रा और राजस्थान का 25 ईच है. तो ये मैंने देखा था ना, यहाँ पे देखो, और महाराष्ट्र का 48 है, वेस्ट बंगाल का 42 है, और बिहार का 40 है, और तमिलनाडु का 39 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश का 29 सीट्स है. तो ये मैंने देखा था. अब वो तो लोकसभा में था. नाउ व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट राज्यसभा? तो वैसे राज्यसभा का पूछता नहीं है, फ़िलहाल आप अपने स्टेट का याद रखो, बस उत्तर प्रदेश का याद रख लो, और जो सबसे ज़्यादा भी यही इसी का ही होगा, ठीक है. और उत्तर प्रदेश का देख लो, और महाराष्ट्र का देख लो 19 और 16, और बिहार है क्या इसमें? नहीं है. तो ठीक है, 19 हो गया महाराष्ट्र का, और वेस्ट बंगाल का हो गया 16, और उत्तर प्रदेश का हो गया 31 सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है. देन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट को जो लोग इलेक्ट करते हैं, सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स प्लस elected members of the state legislative assemblies of the union territory of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है. नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, क्लियर है. देन अब ये देखो एक पिटफॉल लिखा है मैंने. So prior to 2003, it was necessary that a candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of that state from which he is to be elected. But later in 2003, amendment was made in the Representation of People Act and this requirement was removed. Now this is a very fine point. 2003 से पहले it was necessary that a candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of that state from which he is to be elected. But later in 2003, amendment was made in the Representation of People Act and this requirement was removed. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज़ मुझे उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मुझे ये करना है कि मुझे राज्यसभा के लिए इलेक्शंस लड़ना है, ठीक है. मान लो एज वेज मेरी सब ड्यूली क्वालिफाइंग हूँ मैं, तो उसके बाद क्या करेंगे कि 2003 से पहले ऐसा होता था कि मुझे उत्तर प्रदेश में की इलेक्टोरल लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम होना चाहिए था, ठीक है, एज अ वोटर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में. लेकिन 2003 के बाद ऐसा नहीं है. मैं मान लो मेरा नाम वोटर किसी और स्टेट की वोटर लिस्ट में है और मैं राज्यसभा में मेंबरशिप लेना चाह रहा हूँ फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो भी मैं ले सकता हूँ. सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2003 इन द अमेंडमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2003 के बाद ऐसा क्या हो गया था राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए? इट वाज नेसेसरी दैट अ कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज टू बी इलेक्टेड, बट लेटर इन 2003 द अमेंडमेंट वाज मेड इन ROP Act and this requirement was removed. Now at present we have 245 seats. 245 seats are actually filled in the Rajya Sabha, जिसमें कि 225 come from the state legislative assemblies and 8 come from the union territories. Legislatures of Delhi से 3 आते हैं, पुडुचेरी से 1 और जम्मू से 4. तो जैसा मैंने बताया था कि राज्यसभा में अगर 245 सीट्स फिल्ड हैं तो
हर राज्य से कुछ लोग आएंगे, ठीक है। तो हर राज्य से कुछ लोग आएंगे और मैंने बताया था कि राज्यसभा में लोग कैसे इलेक्ट होते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है इलेक्टोरल कॉलेज, नहीं ये तो वाइस प्रेसिडेंट का है। तो मोटा मोटा ये याद रखो यहाँ पे कि 245 सीट्स आर फिल्ड करेंटली इन द राज्यसभा, जिसमें से 225 सीट्स आर फिल्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट legislative assemblies of the country, 225 seats. Then 8 seats are filled from the union territories legislatures. यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर होते हैं, वहाँ से 8 लोग आते हैं। 225 लोग आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी के भी लेजिस्लेचर से, जैसे दिल्ली से 3 लोग आते हैं, पुडुचेरी से 1 और जम्मू से 4, ठीक है। रेस्ट 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो पूरा ये बहुत समीकरण बहुत ज़रूरी है, आपको एकदम रटा होना चाहिए कि 245 सीट्स आर फिल्ड, तो 225 सीट्स कम फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन द 8 कम फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। कैसे जम्मू से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। तो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज से 8 लोग आते हैं, बाकी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली से 225 लोग आते हैं और 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरह से राज्यसभा में 245 सीट्स भरती हैं। देन देर आर यूजली 3 सेशंस इन अ ईयर। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने कर ही लिया है। 60 दिन तक नहीं आओगे बिना बताए तो फिर मेंबरशिप चली जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। देन आर्टिकल 105 ये टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। नाउ व्हाट इज meant by yielding the floor? So when a speaker or chairman prohibits a member and allows another member to speak, whereas तो इसको हम लोग बोलते हैं yielding the floor. When the speaker or chairman prohibits a member from speaking, so he will say आप please yield your floor, ठीक है। तो when a speaker or chairman prohibits a member and allows another member to speak, then it is called yielding a floor. Then whereas crossing the floor क्या होता है? when an MP votes against their own party. When a member of parliament votes against their own party, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। फिर 0R क्या होता है? ये इट इज़ एन इंडियन कॉन्सेप्ट होता है। ये बाहर के पार्लियामेंट्स में ये ऐसा कुछ नहीं होता 0R, ये इंडियन इनिशिएटिव है। और 0R बेसिकली 12 से 1 बजे तक होता है। आर्टिकल 108 में लिखा है कि प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउसेस, या जॉइंट सिटिंग आप मोटा मोटा याद रख लो। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में लिखा है। देन 26 जनवरी 1950 देयर हैव बीन 3 जॉइंट सेशंस। अच्छा, सिंस द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड 3 जॉइंट सेशन हुए हैं। एक आपका डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 को लेके है, फिर बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, या बैंकिंग सर्विस बिल भी बोलते हैं आमतौर पे 1978 वाला, एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट बिल 2003, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट बिल। तो इन 3 के लिए अभी तक जॉइंट सेशंस बुलाए जा चुके हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 108। नाउ इसके बाद जो कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट्री की वगैरह, वो हम आगे देखते हैं बाद में।